हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी का जो एसटेट का 2018 का एग्जाम हुआ था ना, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वही पे शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, एग्जाम एक आपके सर पर है, तो चलिए वही शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को करने से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर उठाया है। देखिए, सेल सेल से अभिप्राय है। अब सेल किसे कहते हैं, इसमें ये पूछा कि सेल की फुल फॉर्म क्या है, सेल से क्या अभिप्राय है। तो सेल से अभिप्राय भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, लघु कृषिगत उद्योग लिमिटेड या दक्षिण एशियाई निवेश लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि सेल की फुल फॉर्म बनानी है SAIL शेल की, तो इसका आएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो फुल फॉर्म्स है ना, ये इंग्लिश में थोड़ी बेटर समझ में आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश वाले वर्जन पे इधर लेके आई हूँ। स्मॉल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या साउथ एशियन, तो सेल से अभी हमारा अभिप्राय होगा स्टील अथॉरिटी। ठीक है ना। इसका आंसर ये आएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो सेल का क्या आएगा, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड। अब आगे आ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ देखना है, ये अनुच्छेद दिए हैं। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 337 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो जो ये आपका अनुच्छेद 337 है ना, ये रोंग है। ठीक है ना। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जिक्र नहीं है। इसमें बताया गया है भाई, जो आपके ये एंग्लो इंडियंस थे ना, उनकी शिक्षा के रिलेटेड कुछ बताया गया है। ठीक है ना। तो 337 गलत है। और 76 में भारत का महान्यायवादी है, 148 में भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, और 324 में भारत का निर्वाचन आयोग है। ये तीनों आपके राइट हैं। तो आपका आंसर आएगा फोर्थ, 337 वाला जो है ये अनुच्छेद रॉन्ग है। अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग द्वारा लगाया गया है। तो इसमें विजांग इस्पात संयंत्र, राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें भाई, इसको भी कोई बीमारी होगी लगता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा भिलाई इस्पात संयंत्र, जो रूस के सहयोग से लगाया गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है ना। 93 का आपका ठीक होगा थर्ड। चलिए भाई आगे चलते हैं। कालाहांडी व सबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं। जो कालाहांडी और सबलपुर हैं वो लोहा अयस्क के, बॉक्साइट के, अभ्रक के, सोने के। तो जो कालाहांडी है वो बॉक्साइट के। ठीक है ना। कालाहांडी व सबलपुर किसके प्रमुख उत्पादक हैं, बॉक्साइट के। ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 95 पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है। तो ये बता रहे चक्रवात। ठीक है। पहला चक्रवात हिंद महासागर, ये राइट है भाई। विली विलीज या ये बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी राइट है कि ये तूफानों के नाम है, और ये इन तूफानों को इन नामों से पुकारा जाता है। तो चक्रवात हिंद महासागर में जो तूफान उठता है ना, चक्रवात आता है, उसे चक्रवात के नाम से ही, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीज के नाम से, और टाइफून पूर्वी अटलांटिक, और हरिकेन अटलांटिक महासागर। तो ये फोर्थ भी आपका ठीक है, हरिकेन अटलांटिक महासागर। पर जो आपका थर्ड है ना, ये आपका रोंग है। तो ये यहीं आएगा टाइफून। टाइफून जो है वो जापान, फिलीपींस, चीन में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। ठीक है। और ये प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठता है ये तूफान। ठीक है। चलिए भैया अब आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपका 96, तो जेथरो टूल्स बीज बुआई ठीक है। चार्ल्स टाउनशेंड चक्रीय फसल, ये भी ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल पशुओं की नस्ल को सुधारने की तकनीक खोजी थी भाई इन्होंने, ये भी ठीक है। और ऑर्थर यंग रासायनिक खाद, ये आपका रोंग है। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ऑर्थर यंग जो थे वो लेखक थे, और उन्होंने कृषि के ऊपर भी बुक लिखी है। ठीक है ना। तो ये एक लेखक थे जिन्होंने कृषि के ऊपर बुक लिखी है, बाकी इन्होंने रासायनिक खाद की खोज नहीं की थी। अब 97 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बल्कि इनमें से जो नाम दिए ने थिंकर्स के, इनमें से कौन सा विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है। तो अब आपको ये ढूंढना है आपका 97। तो 97 में आपका आ जाएगा, ये जो पहला नाम दिया है इन्होंने शुम्पीटर
पेरेटो, मॉस्को और डेविड ट्रूमैन। तो ये जो आपका डेविड ट्रूमैन है ना, ये थिंकर जो थे, ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग के संबंधित नहीं थे, ये वाले, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है। तो अब ये देख लो ये कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, शुम्पीटर, पेट्रो और मॉस्को, ठीक है। अब वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार तो कई बार किया गया था, पर देशद्रोह के आरोप में, तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। देशद्रोह के रूप के आरोप में गिरफ्तार किया था 1922 में गांधी जी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आगे आपका नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं ना, जो नीचे की तरफ साउथ की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, तो वहाँ जो पेड़ पौधे पहाड़ियों पर जो पेड़ मिलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है शोला वन, ठीक है। क्या कहा जाता है उनको, शोला वन, ठीक है। अब आपका ICAR, ICAR है, ये क्या है भाई, ICAR तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रो रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ, सॉरी, इंडियन कमेटी ऑफ इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू, या इंडियन कमर्शियल एंड एग्रो रिसर्च, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये आपका आंसर 4 आएगा, ये राइट है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है ICAR की, और ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR एक टेस्ट भी करवाती है कि मतलब नेशनल एक टेस्ट, जैसे नीट वगैरह होते हैं ना, जैसे JEE का, नीट का, ये इस तरह से बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, नेट होता है हमारा, JRF वाला। तो इसी तरह से ICAR एक टेस्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ठीक है ना। तो ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय का आएगा आपका NNP डिवाइड जनसंख्या, NNP डिवाइड जनसंख्या, ठीक है ना। NNP से आपका ये बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड हमारी पॉपुलेशन, नेट नेशनल, NNP की फुल फॉर्म हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 102 पर आ जाते हैं हम। इसका आपका राइट आंसर होगा NNP का सेकंड। अब 102 क्वेश्चन देखते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ये भाई आपने अपना इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पृथक निर्वाचन मंडल आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये तो आपको पता भी होगा, ये हुआ था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है। चलिए भारत में लिंगानुपात दर्शाता है, भाई भारत में जो बताया जाता है कि भाई इतने पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, तो वो 1000 पर दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आंसर ये आएगा कि भारत में लिंगानुपात पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे बोल देते हैं कि हरियाणा में 8800, सॉरी हाँ जी 889 कुछ स्त्रियां हैं, तो वो कितने पुरुषों पर है, 889 है, तो वो 1000 पर है, ठीक है। अब जटिल समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया था, जटिल समानता का विचार, तो ये आपका जटिल समानता, इसको बोला गया है हु इज द गिवन आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। तो ये किसने दिया था, ये आपका दिया था माइकल वाल्जर ने, माइकल वोल्जर ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था, ये आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का। तो ये क्या है कि कौन सी एक केंद्रीय समस्या नहीं है, तो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, अधिकतम निजी लाभ, या किसके लिए उत्पादन हो। तो भाई देखो तीनों में उत्पाद की बात की गई है, एक कॉमन सेंस भी लगती है भाई कि क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और किसके लिए उत्पादन हो। बचता क्या है हमारा, अधिकतम निजी लाभ। तो ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इटली की 1848 की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई थी। तो ये आपकी जो 1848 में जो इटली में क्रांति हुई थी, उसके दौरान इन घटनाओं में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये देखिए लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर से प्रस्थान, सिसिली राज्य में संविधान की घोषणा, रोम में गणतंत्रात्मक प्रकार की सरकार की घोषणा, या ऑस्ट्रियन साम्राज्य पर
सार्डिनिया राज्य का आक्रमण। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये पहली वाली घटना नहीं हुई थी, बाकी तीनों घटना 1848 की क्रांति जो इटली में हुई थी उसमें हुई थी। सिसिली राज्य में संविधान की घोषणा की गई थी, रोम में गणतंत्रात्मक प्रकार की सरकार की घोषणा की गई थी, और ऑस्ट्रियन साम्राज्य पर सार्डिनिया राज्य का आक्रमण भी हुआ था, पर लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर से प्रस्थान नहीं हुआ था। ठीक है ना। चलिए, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? बड़ा ही इजी और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, SBI यहाँ हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और NABARD और SEBI। तो इनमें ये पूछा है कि इनमें से कौन, ठीक है ना, इनमें से कौन अंतिम ऋणदाता है? तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, भारत में अंतिम ऋणदाता RBI है। RBI जो सबसे बड़ा बैंक है, यही सभी बैंकों को, सभी संस्थाओं को लोन देता है, और वो जो संस्थाएं हैं या बैंक है वो नागरिकों को, किसानों को, सबको लोन देती है। ठीक है ना। तो RBI ही सबसे बड़ा ऋणदाता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ऋणदाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, निम्नांकित में से किस विचारक का यह मानना है कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है तथा आधुनिक संचार इस तरह के संयंत्र का एक उदाहरण है? अब ये बताना है कि भाई किस विचारक ने ये मानना है, ये कथन है किस विचारक ने कहा है या मानना है। ठीक है ना। तो ये आपका कहा है कार्ल डायस ने। किसने? कार्ल डायस ने, यानी आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड राइट होगा। ठीक है। अब ये 109 पे आ जाते हैं। शिवाजी की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी? जो शिवाजी थे उनकी शाही अश्वसेना बारगिर, क्या कहा जाता था? बारगिर। शिवाजी की जो शाही अश्वसेना थी ना, जो घोड़े पे रहती थी उनकी सेना, उसको बारगिर कहा गया है। किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ रहे हैं भाई, किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन उसका योगदान नगण्य होता है? भाई ये कौन सी बेरोजगारी है कि जिसमें आदमी ऐसा तो लगता है भाई आदमी काम कर रहा है, पर जब उत्पादन की बात आती है ना, भाई तूने क्या काम किया, रिजल्ट उसका जीरो निकलता है, तो वो आपको बता दें नगण्य बेरोजगारी होती है। अदृश्य। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी बेरोजगारी है कि मान के चलिए एक घर है, एक किसान का परिवार है, उसमें 6 कैंडिडेट है, 6 सदस्य हैं, और जमीन क्या है उनके पास एक किल्ला है, थोड़ी सी जमीन है। अब वो और कुछ उनके पास काम नहीं है, वो उसी पे काम करते रहते हैं, एक किले पे, यानी कि जो एक किला है ना, एक जो जमीन का एक टुकड़ा है, उसी पर 6 के 6 कैंडिडेट काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम सारे कर लेते हैं। अगर उसमें से 2 कैंडिडेट को हटा दिया जाए तो भी 4 कैंडिडेट, जो 4 सदस्य हैं वो उस काम को कर सकते हैं। तो वो 2 है जो फालतू में उसमें लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, पर उनको वहां करना पड़ रहा है, क्या करें। अब इसके अलावा उनके पास और कुछ काम नहीं है तो वो भी उसी में लगे रहते हैं, पर उस जमीन के टुकड़े को 3 आदमी भी उतना ही काम, मतलब कि 3 आदमियों से भी उस जमीन के टुकड़े का काम हो सकता है, और वो 6 भी लगे हुए हैं, तो वो 3 जो है वो फालतू में लगे हुए हैं, तो उनका काम दिखाई नहीं देगा, तो वो अदृश्य बेरोजगारी होती है। ठीक है ना, या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। तो अदृश्य बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जहाँ काम कम हो और सदस्य, जो काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है और काम होता है कम। तो जो ज्यादा काम करने वाले हैं तो उनका किया हुआ काम दिखाई नहीं देता। अगर मान लो एक काम को 3 आदमी करते हैं पर वहां 6 चले जाएं तो 3 लोगों का काम दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य हो जाएगी उसका काम। ठीक है ना। अब ये देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। 111 नंबर क्वेश्चन है। अब कालक्रम से लगाइए इनको। तो ये दिया है वेवल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन, भारतीय शाही सेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मनाया जाना। तो ये जो आपके हैं ये सही सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3 4 सही सीक्वेंस में ये लगे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ आप देखिए 1921, 1931, 1991, 1951। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फर्स्ट है 1921 है, यही भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1921 से पहले क्या था, भारत की जनसंख्या कभी किसी दशक में घटती थी, किसी दशक में बढ़ती थी। ठीक है ना। जैसे 1921 से पहले के जब 10 साल में गणना की जाती थी तो कभी जनसंख्या बढ़ी हुई, मतलब कि जब और जो उसका रिजल्ट निकालते थे जनसंख्या का काउंट, जनसंख्या गणना के बाद, जनगणना के बाद जो रिजल्ट आता था उसमें कभी तो जनसंख्या किसी दशक में तो बढ़ी हुई आती थी, कभी घटी हुई आती थी। पर 1921 के बाद हमारी जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। ठीक है ना।
ना, मतलब कि घटी नहीं है, हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो इसी को 1921 को ही महान जनसंख्या विभाजक दिवस माना जाता है कि घटने बढ़ने का क्रम 1921 से पहले हो चुका है, 1921 के बाद सीधा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 113, 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जो 1857 के संघर्ष में जो घटनाएं हुई थी ना, उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है ना, तो ये आप देखिए क्या है, मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह और नसीराबाद में विद्रोह। तो आपको ये सीक्वेंस में अरेंज करने हैं कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है ना, तो पहले हुआ था मेरठ में विद्रोह। ठीक है, नंबर 1 पर क्या आएगा, मेरठ में विद्रोह। फिर हुआ था आपका नसीराबाद में विद्रोह। ठीक है, फिर हुआ था आपका लखनऊ में विद्रोह और फिर हुआ था आपका, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, झांसी में विद्रोह। तो ये आपका आंसर सेकंड राइट आंसर है 113 का सेकंड। पहले ए, फिर डी, फिर बी, फिर सी। ठीक है, अब जनगणना 2000, क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ रहे हैं भाई। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है? यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर बतानी है कितनी है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है इसमें आंसर 4, 81.89 पुरुष और 63.63 महिलाओं की साक्षरता दर है यहाँ। ठीक है ना, तो ये आपका ये आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? अब आपको ये देखना, संघीय शासन प्रणाली, तो इसमें कहा संविधान की सर्वोच्चता, संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व। तो ये आपका आंसर होगा, ये जो तीनों दिए हुए हैं ना, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है, संघ केंद्र और संघ की इकाइयाँ, यानी कि भाई संघ क्या है, राज्यों का समूह है, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, तो उनके बीच में इकाइयों के बीच में शक्तियों का वितरण। ठीक है ना, तो ये आपकी फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व, तो ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ आपका जहाँ तीनों आ जाएंगे वो आपका ठीक राइट आंसर होगा, यानी कि आपका राइट आंसर है 3, 115 का 3। ठीक है, अब ये देखिए, ये बारदौली छीड़ा, ये बारदौली सत्याग्रह नहीं है भाई, बारदौली छीड़ा नामक स्थानीय तूफान कहाँ आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बारदौली छीड़ा नामक स्थानीय तूफान कहाँ आता है आपका, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में या असम में? तो ये आपका आता है असम में। ठीक है, अब ये देखिए, वन डायमेंशनल मैन यानी एक आयामी मानव शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? तो ये आपकी आएगी हर्बर्ट मार्क्यूज। ठीक है, अब ये देखिए, क्रेवास क्या है? तो क्रेवास क्या है, हिमानी निक्षेपण है, उपोषण घास के मैदान, या जम्मू कश्मीर की एक जनजाति, या हिमाचल प्रदेश की एक स्थानीय पवन। तो 118 का आपका आंसर होगा 1। ये क्या है, हिमानी निक्षेप है, क्रेवास क्या है, हिमानी निक्षेप। अब क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि जो आपका यूएनओ बना था, उस यूएनओ को बनाने में जिन जिन सम्मेलनों ने मदद की थी ना, तो उनको सही उसमें सीक्वेंस में लगाना कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो है, ये देखिए पहले क्या हुआ, इसमें दे रखा है मॉस्को का सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डम्बस्टन ओक सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपके सम्मेलन दिए गए हैं ना, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिए गए हैं, पहले मॉस्को का, फिर तेहरान का, फिर फिर याल्टा। ठीक है ना, तो आपका 119 का आंसर 1 होगा। अभी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं? उदार लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या है भाई, इंडिया में भी लोकतंत्र है, तो इतना तो आपको पता ही होगा लोकतंत्र क्या होता है। तो ये देखिए, एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए लोकतंत्र में, राइट है। राजनीतिक पद किसी विशेष अधिकारी वर्ग तक सीमित ना हो, भाई राजनीतिक पद जो है वो किसी विशेष अधिकारी को ना मिले, किसी विशेष आदमी को ना दिया जाए, ठीक है भाई, ये भी सही है। सार्वजनीन वैश्विक मताधिकार पर आधारित नियतकालीन चुनाव, यानी कि भाई वैश्विक मताधिकार पर मतदाताओं के द्वारा सही समय पर चुनाव होना और मतदाताओं के द्वारा अपना
प्रतिनिधि चुना जाना, इसका मतलब ये है। तो ये बात भी ठीक है भाई। और अधीन न्यायपालिका, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि न्यायपालिका अधीन भाई, लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं होती, वरना फिर वो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। तो जहाँ ये तीनों ऑप्शन मिल जाए आपको, वो राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ? 1। ठीक है, चलिए भाई, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 121 आपका क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा ये अनुच्छेद 61। ठीक है ना। जो आपका अनुच्छेद 58 है वो राष्ट्रपति की चुनाव की योग्यताओं के बारे में बताता है। जो आपका अनुच्छेद 58 वो क्या बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं। और जो आपका अनुच्छेद 60 है ये आपको शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 59 बताता है कि राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो किसी लाभ के पद पर है तो उसे वो पद छोड़ना होगा। और 60 आपको बता रहा है शपथ ग्रहण राष्ट्रपति की। ठीक है ना। और अनुच्छेद 61 ये आपको बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा इस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है ना। चलिए भाई, अब आ जाते हैं 122 पर। सूफी संत जिसकी दरगाह अजोधन में अवस्थित है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा, आंसर 4 आएगा। ठीक है ना। शेख निजामुद्दीन। कौन से सूफी संत है? शेख निजामुद्दीन। ठीक है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं 123 पर। यह आपका जियो का क्वेश्चन है। भीतरी ग्रह, अभी आपने पढ़े भी होंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा। जो भीतरी ग्रह क्या है? ग्रहों के उपग्रह, गैसीय उपग्रह, गैसीय ग्रह, केवल सूर्य व पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह, या सूर्य व क्षुद्र पेटी के मध्य स्थित ग्रह। अगर आपने ना पढ़ा हो ना भाई, आपने ज्योग्राफी में जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको तो पता होगा, मैंने ज्योग्राफी की कुछ 8-10 वीडियोस बनाई हैं। उनके अंदर मैंने ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उनमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि जो क्षुद्र ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच में जो ग्रह है ना, उन्हीं को भीतरी ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर है ना ग्रह, उनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो भीतरी ग्रह कौन से हुए? जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह, यानी कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर अंदर स्थित है, यानी कि मंगल ग्रह के बाद। जैसे कि हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों क्या है? हमारे आंतरिक ग्रह हो जाते हैं, भीतरी ग्रह। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये भी भाई आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अपसौर, अपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर हो तो सीधी सी बात है, अपसौर और उपसौर में पृथ्वी सूर्य के ही निकट और दूर होगी, चंद्रमा का इसमें कोई मतलब ही नहीं आ जाता है। तो जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर हो, जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, तो आपका जो अपसौर है ना, अपसौर वो होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है ना। जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो, अपसौर। और उपसौर वो होता है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो, उपसौर। अपसौर और उपसौर दो होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। अपसौर का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर है, और उपसौर का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है। अच्छा, अभी आपके सारे ये 3-4 क्वेश्चंस भूगोल से ही आ रहे हैं, ज्योग्राफी से ही। अब क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन से जनित बल को क्या कहते हैं? सीधी सी बात भाई, पृथ्वी के घूर्णन से, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, जिससे दिन और रात बनते हैं, उससे जनित बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल, स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण, या कोरियोलिसिस। तो इसको हम भाई कोरियोलिसिस कहेंगे। ठीक है ना। कोरियोलिसिस बल जो पृथ्वी की घूर्णन गति से पैदा होता है ना, उस बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं। घूर्णन का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, और दिन और रात बनते हैं जिस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब 24 घंटे में घूम जाती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, और उस घूर्णन गति के कारण ही कोरियोलिसिस बल बनता है। क्वेश्चन नंबर 126 पर आ जाते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसने लिखी थी भाई? तो यह आपकी लिखी थी नेल्सन मंडेला ने। ठीक है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए मेरी लंबी लड़ाई लगा लो, या जो भी है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आसियान के बारे में पूछा गया है। तो ये बोलते हैं कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये राइट है भाई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड इसके संस्थापक थे। ये भी राइट है भाई। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो ये भी आपकी राइट है। तो ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिले हुए हैं भाई आपके? ये तीनों ऑप्शन आपके मिल रहे हैं 4 में। तो यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही राइट है आसियान के बारे में। अब यहाँ आ जाते हैं भाई, अब ये आ गया शीत युद्ध। शीत युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपको 128 में ये देखना है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो गया, देखिए 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। ट्रूमैन का सिद्धांत जो था 1947 में दिया गया था। 1954 में सियाटो का गठन हुआ था, ये भी ठीक है भाई। 1955 में बगदाद पैक्ट का गठन हुआ था, ये भी ठीक है भाई। और 1957 में हंगरी व सोवियत संघ का हस्तक्षेप, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। ये हुआ था 1956 में, सिर्फ एक डेट आगे पीछे कर दिए। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था 1956 में हुआ था। तो आपका रॉन्ग आंसर यही है, ठीक है ना, जो सही नहीं है। सब अब आ जाते हैं 129 पर। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था। भाई स्वतंत्रता से पहले तो भारतीयों की स्थिति कैसी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी थी। किसी चीज में कोई विकास ही नहीं था भारतीयों की स्थिति में। तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कृषि का क्षेत्र कैसा था। धारणीय विकास था, नहीं था। आत्मनिर्भर था, नहीं था। उन्नत था, नहीं था। गतिहीन विकास, गतिहीन का मतलब क्या है कि कोई विकास ही नहीं हो रहा था, तो ये आपका राइट है, ठीक है ना। जिस बल्कि हमारे विकास की कोई गति ही नहीं थी, विकास हो ही नहीं रहा था। आ जाते 130 पर। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। यह वक्तव्य किसका है, ये किसने कहा था। तो ये आपका कहा था वोल्टेयर ने। किसने कहा था, वोल्टेयर ने, ठीक है। एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, अर्थशास्त्र का, ठीक है ना। ये आपका 131 नंबर क्वेश्चन। तो एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की क्या लोच होगी, अनंत। क्षैतिज मांग वक्र, ठीक है ना, कि आपकी मांग की लोच कैसी होगी, अनंत होगी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था। जो पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था अक्टूबर 2010 में, ठीक है ना, अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई 133। अल्पकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील लागत यानी भवन के किराए का भुगतान, देख लेते। भवन के किराए का भुगतान, कच्चे माल की लागत, उपकरण की लागत या भूतकालीन ऋणों के ब्याज का भुगतान करना। तो अल्पकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील लागत जो बदलती रहती है, भवन के किराए का अल्पकाल में, तो ये आपका आ जाएगा 133 का क्वेश्चन का आंसर होगा 2, कच्चे माल की लागत, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नर्तकी की प्रतिमा है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है ना, उसके बारे में इन्होंने 4 बातें बताई हैं, तो इनमें से कौन सी सही नहीं है। वह मोहनजोदड़ो से पाई गई, ठीक है। वह कांसे से बनी है, ठीक है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, भाई गिनने तो नहीं गए थे पर लिखा है, ठीक है। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, तो ये आपका आंसर रोंग है 134 का। तो ये आएगा 4, कि उसमें ये तीनों चीज़ें थी प्रतिमा में। वो मोहनजोदड़ो से पाई थी, वो कांसे से बनी थी, उसके हाथ में 2 दर्जन चूड़ियां थी, पर उसकी जो लंबाई थी वो 2 फीट से कम थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 135। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा। सीधी सी बात है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है भाई, एक अध्यक्ष चुना जाता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, पर लोकसभा का अध्यक्ष वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, वो अपना त्याग पत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति, और वो कभी भी अपना त्याग पत्र जो उपाध्यक्ष होता है उसे नहीं देगा, वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर आएगा ए, बहुलक गणितीय माध्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है। अंतर्वेदी का मतलब होता है अंदर, ज्वालामुखी के द्वारा जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो स्थलाकृतियां बना दी जाती हैं, जब ज्वालामुखी बाहर आता है और बाहर अर्थ क्रस्ट पे बाहर हमारी जो धरती है उसकी लेयर पे, पृथ्वी की सतह पर आने से पहले वो अंदर भी थोड़ा बहुत फैल जाता है, जहाँ उसे स्पेस मिलता है, जगह मिलती है ना अर्थ की क्रस्ट के नीचे, तो वहां भी वो एंटर कर जाता है। तो जो अंदर बनती है वो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, इनमें से कौन सी नहीं है अंदर वाली। तो ये बैथोलिथ भी अंदर बनती है भाई, लैकोलिथ भी और फैकोलिथ भी, ठीक है ना। जो आपकी नहीं बनती है वो है आपकी कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा क्या है, एक बाहर बनती है, बाहर बनने वाली स्थलाकृति है।
अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवंशियों से संबंधित था? लिच्छवियों से संबंधित था, ठीक है ना। तो आपका 138 का आंसर आएगा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त जो थे वो अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित थे। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण मिलता है, तो ये आपका कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है महाबलीपुरम में। कहाँ मिलता है? महाबलीपुरम में। ये क्या है? ये अर्जुन की कुछ तपस्या नाम से कुछ जगह है, वहां पर ये मूर्ति शिल्प बनाई गई है, गंगा अवतरण, ठीक है ना। महाबलीपुरम साउथ के आपके स्टेट्स में है। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक है? किसके अतिरिक्त मांग के निर्धारक घटक हैं? तो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, तो ये वस्तु की कीमत है पहला। संबंधित वस्तु की कीमत, बात वही है, पूर्ति और आय। तो ये कह रहा है कि किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये सभी मांग के निर्धारक घटक हैं, सिर्फ पूर्ति की आय ये निर्धारक घटक नहीं है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा आंसर नंबर 3, पूर्ति की मात्रा, सॉरी पूर्ति की मात्रा 140 का 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर से निर्मित है? ये देखिएगा, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप या सारनाथ का स्तूप। तो आपका राइट आंसर होगा अमरावती का स्तूप जो है वो सफेद पत्थर से निर्मित है, ठीक है। मानचित्र के 3 घटक है। अब आप देखिए, अब मानचित्र होता है, वैसे तो अब की बार आपको एस्टेट में प्रॉपर सिलेबस मिला हुआ है, शायद उसके अंदर मानचित्र नहीं दिया गया है, पर इसमें क्वेश्चन आ गया है तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है ना। मानचित्र के 3 घटक हैं। तो इन्होंने पहला बताया दूरी दिशा संकेत, दूसरा बताया दूरी आकार तापमान, दिशा आकृति दाब संकेत द्रव्यमान गति। तो भाई मैप बना रहे हैं मानचित्र, उसमें तापमान का क्या काम? नहीं। दाब का क्या काम? नहीं। गति का क्या काम? नहीं। तो क्या आएगा हमारा? दूरी दिशा और संकेत हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा, ठीक है ना। फेरा का परिपूर्ण रूप क्या है? सॉरी, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा तो वित्त एवं निर्यात नियंत्रण। भाई इसको एक काम करते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है ना, 143 का, क्योंकि जो ये फुल फॉर्म्स होती है ना, ये इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसका आ जाएगा आपका फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट रिवैल्यूएशन एसोसिएशन या फंड एक्सचेंज रेगुलेशन एसोसिएशन। तो ये आपका इसमें राइट आंसर आपका सेकंड होगा, ठीक है ना। 143 का आपका सेकंड होगा फॉरेन एक्सचेंज रिवोल्यूशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन, फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भाई ध्यान रखिएगा इसका। अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? 144 कौन सी पुस्तक जॉन रॉल्स ने नहीं लिखी है? भाई आपको पता हो जॉन रॉल्स ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप उस एक को निकाल दीजिए। तो ये जॉन रॉल्स ने लिखी है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी जॉन रॉल्स ने लिखी है, ठीक है ना। द लॉ ऑफ पीपल्स भी जॉन रॉल्स ने लिखी है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी लिखी है भी जॉन रॉल्स ने, और जो आपकी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है ना, ये जॉन रॉल्स ने नहीं लिखी है। तो यही आपका आंसर होगा 144 का 4। अब आ जाते हैं 145 पे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी नाम से ही समझ में आ जाए समाज का भला हो, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था है। अब आपको बताना है तो नियोजित अर्थव्यवस्था है, कीमत निर्धारित है, मिश्रित है या लाभ प्रेरित है। तो ये आपकी सीधा सा है, आपको नाम से पता चल रहा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था है। कीमत का निर्धारण इसमें क्या है कि समाज का भला, इस जो सारा फायदा है वो भी समाज का है, नुकसान है वो भी समाज का, जो कुछ है वो समाज का है, ठीक है ना। तो क्या है इसमें? कीमत निर्धारण व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या लाभ प्रेरित अर्थव्यवस्था। इस सब में क्या होता है? किसी का निजी लाभ होता है, ठीक है, पर नियोजन में क्या होता है? सबका समान लाभ होता है, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब आ जाते हैं 146 पर। दुर्बलता मंडल क्या है? हमने हमारी लास्ट वीडियो में ही दुर्बलता मंडल के बारे में पढ़ा था, जो हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। तो दुर्बलता मंडल क्या है? इन्होंने कहा मेंटल का निचला भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग है, या भूपटल का निचला भाग है, भूपटल का ऊपरी भाग है। तो हमने पढ़ा था दुर्बलता मंडल मेंटल का ऊपरी भाग है, जिसके अंदर लावा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मेंटल के दुर्बलता मंडल के अंदर ही लावा मिलता है। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि ये लागू कब हुआ था। तो ये आपका लागू हुआ था क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका लागू हुआ था 21 मार्च 1994 से, ठीक है। अब इसमें से युग्म कौन सा गलत है? ये गैसों के बारे में ही आपका भूगोल का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन आपका 78% है, राइट। ऑक्सीजन आपका ये भी राइट, ऑर्गन भी राइट है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 0.03
3 है, ठीक है ना। ये नहीं है 0036 नहीं है, अगर ओनली 0.036 होता तो राइट हो जाता, ठीक है ना, पर ये आपका 0.03 है, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा रॉन्ग होगा, आपका यहाँ आंसर रॉन्ग होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 148 का ये युग्म गलत है। अल बिरूनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई। सिंपल सी बात है भाई, अल बिरूनी यानी कि अरबी, तो अल बिरूनी की अरबी में लिखी गई है। मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे। 150 लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो कौन थे मध्यकालीन भारत में। खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक, एक योद्धा, नर्तक, मुस्लिम। तो हम देखते भी बंजारे क्या करते हैं भाई, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक, ठीक है ना। तो ये कौन थे, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक। ये 150 क्वेश्चन जो ये आपके एसएसटी के क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन इसी तरह का वीडियो आपके एग्जाम से पहले दी जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने कमेंट किया ना, तो आपके एग्जाम से पहले आपको मतलब कि 2 साल के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। ओके।